तो आज आपके लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एक न्यू चैप्टर लेकर पहले हम लोग सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। हाँ, क्या हो रहा है, इंटरफेज में सेल का ग्रोथ हो रहा है। 3 कैटेगरी में डिवाइड है, G1, S और G2। इसके बारे में आपको बताते हैं। पहले आप ये G1 है। हाँ, G1 है। क्या ये M के बाद स्टार्ट हो रहा है? हाँ, M के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट माइटोटिक फेज। ये एस फेज है। तो एस फेज को किस नाम से जानते हैं? सिंथेटिक फेज के नाम से। सिंथेटिक, प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। तो प्री सिंथेटिक से स्टार्ट होकर पोस्ट सिंथेटिक फेज, और माइटोसिस से पहले हो रहा है तो प्री माइटोटिक फेज। वही चीज आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इस पेज में इंटर किया तो ये डबल हो गया, डीएनए अमाउंट डबल हो गया। तो 2C से ये कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 4C हो जाएगा। हो गया। डबल क्या चीज हुआ है? डबल हुआ है डीएनए हुआ है। आप देखिए यहाँ पर अमाउंट 2C था और यहाँ G2 में कॉमन क्या है? कॉमन है क्रोमोजोम। हेलो नीट स्टूडेंट्स, मैं ऋषि यशपाल, बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट किए थे, अच्छे से उसको स्टडी किए थे और डेप्थ में आपको बताए थे उस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का यह पहला लेक्चर होगा। और तो चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में जानना जरूरी होता है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो आपको चैप्टर ओवरव्यू दे देते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले, आपको नाम से पता चल गया होगा कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि ये पूरा चैप्टर 2 पोर्शन में डिवाइड है। फर्स्ट सेल साइकिल, यानी कि एक साइकिल होगा सेल का, उसके बारे में आपको बताएंगे। देन उसका सेल का डिवीजन होता होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो पहले हम लोग सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। देन उसके बाद हम लोग इसमें एम फेज पढ़ना है, इसके सिग्निफिकेंस को जानना है, सिग्निफिकेंस ऑफ एम फेज। देन उसके बाद हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे और इसके सिग्निफिकेंस को जानेंगे, ओके। तो ये एक चैप्टर का ओवरव्यू है जो हम लोग इसमें ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का जो लेक्चर होगा ये सेल साइकिल पे होगा। और इसमें बता दें कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कितने लेक्चर लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। तो इसमें टोटल लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लेक्चर लगेंगे। छोटा चैप्टर है और एक लेक्चर का ड्यूरेशन बता दें आपको, तो ये लगभग 40 to 50 मिनट का हर एक लेक्चर का एक ड्यूरेशन होगा। जैसे आप देख सकते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मेरे चैनल पे पहले से है, उसको हम अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं। तो उसका हर एक चैप्टर का एक ड्यूरेशन है। एक दो ही ऐसा जो लेक्चर है जो 1 घंटा प्लस गया है, 1 आवर प्लस, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको बेहतर अंडरस्टैंड करवा सके, ओके, चैप्टर को समझा सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। इसको इरेज करते हैं। तो आज का लेक्चर का गोल तो जान गए, टुडे टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का हम लोग का गोल होने वाला है सेल साइकिल के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट, अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं या अभी आपका बैकलॉग है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। और जो स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता देते हैं कि जो नए स्टूडेंट है तो उनको टारगेट 360 के बारे में बता देते हैं कि टारगेट 360 है क्या। तो ये टारगेट 360 आपका एक ड्रीम है, जो हर एक नीट एस्पिरेंट्स का ड्रीम होता है। आपका बायो नीट का पेपर का वेटेज 720 होता है, जिसमें बायो का वेटेज 50% है, यानी कि 360, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री 360। तो हम आपके हुए बायोलॉजी एजुकेटर, आपको मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो इसलिए इस पर इसके वेटेज के आधार पर इसका नाम टारगेट 360 रखा गया है। और ये आपका एक ड्रीम होता है, हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है नीट एस्पिरेंट्स का, कि वो बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करे। तो यही है, बस जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं टारगेट 360 के बारे में। तो ये बस आपके ड्रीम के ऊपर आधार है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से। तो आज हम लोग का लेक्चर जो होने वाला है सेल साइकिल के ऊपर होने वाला है। तो आपसे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि आपके शरीर में, आप ह्यूमन बींग्स है, तो आपके शरीर में कितने नंबर ऑफ सेल्स है? हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स इन योर बॉडी? तो आप बोलिएगा ये कैसा सवाल है, मेरे शरीर में तो बहुत सारे अनगिनत, मतलब कितना है सेल की हम उसको गिन भी नहीं सकते। बिलियन नहीं, मिलियन नहीं, ट्रिलियन ऑफ सेल्स आपके शरीर में पाए जाते हैं। तो आपके शरीर में जो ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, क्या ये अचानक से आ गए हैं? नहीं, ये कहीं ना कहीं आपके एक सिंगल सेल से इसका डिवीजन हुआ है, तब आप यहाँ तक पहुँचे हैं ट्रिलियन ऑफ सेल के पास। तो ये इसमें क्या होता है, जैसे
ये जाइगोट है। तो इसमें आपके डिवीजन हुए और आप एक इंसान ये बने। तो इस चैप्टर में यही पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, कि आप जाइगोट से यहाँ तक पहुँचे हैं। आप जाइगोट बोले तो आप एक सिंगल सेल रहे होंगे, और हर एक इंसान, हर एक ऑर्गेनिज्म का ये स्टार्टिंग जो होता है, आपके लाइफ का जो स्टार्टिंग होता है एक जाइगोट से होता है। आप अपनी जीवन का शुरुआत इस जाइगोट से करते हैं और आप यहाँ तक पहुँचते हैं। ओके, तो आपके यहाँ तक पहुँचने में ट्रिलियन ऑफ सेल्स है। तो ये ट्रिलियन ऑफ सेल्स का कैसे बना, तो ये डिवीजन से बना। तो उसी डिवीजन को इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, समझने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ से इस जर्नी तक पहुँचने वाले बीच का ये जो फेज है, इस फेज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो बात करते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इवन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जीवन का शुरुआत, लाइफ स्टार्ट एक सिंगल सेल से किया है। लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। ओके, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, तो वो अपने जीवन का शुरुआत क्या किया है, या इवन लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम और आप एक लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या अपने आप और हम अपने जीवन का शुरुआत एक सिंगल सेल से किए हैं। दैट इज सिंगल सेल इज नथिंग बट जाइगोट। और इस जाइगोट से इस यहाँ एक इंसान तक बनने का जो सफर है, इस ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ है, कैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं, इस डिवीजन सेल डिवीजन को यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो आपको बता दें, इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो सेल डिवीजन जो होता है, ये जो सेल डिवीजन हो रहा है परफॉर्म, क्या ये प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है? हाँ, सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है। क्या ये यूकैरियोट्स में डिवीजन होता है? हाँ, हम लोग में भी तो यूकैरियोट्स में डिवीजन होता है। तो यूकैरियोट्स दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, जैसे कि हम लोग और आप लोग हो गए मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। तो इसमें प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में जो डिवीजन होता है, ये किस लिए होता है, तो ये रिप्रोडक्शन के लिए ये परफॉर्म करता है। ओके, तो इसको लिखिए, ये जो सेल डिवीजन होता है परफॉर्म फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, जैसे कि ये एक प्रोकैरियोट्स है, इसके अंदर सेल डिवीजन होगा तो एक से ये दो बना। तो ये क्या है, इसका पेरेंटल सेल है, और ये क्या है, इसका डॉटर सेल है। तो ये बाइफिजन से क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। ओके, तो इसके अंदर ये डिवीजन हुआ। तो ये प्रोकैरियोट्स की बात हुई। हम लोगों में भी तो होता है, यूकैरियोट्स की बात करें तो ये यूकैरियोट्स है, जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है। तो इसमें जो डिवीजन हो रहा है, हम लोगों में भी डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस प्रकार डिवाइड करेगा। ओके, तो अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ये तो एक चैप्टर का ओवरव्यू था कि सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स परफॉर्म करता है रिप्रोडक्शन के लिए, और यूकैरियोट्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ये दोनों में देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में, जो चैप्टर जिसके ऊपर डिपेंड है आज का लेक्चर, उसके बारे में बात करते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल होता क्या है, व्हाट इज सेल साइकिल। तो आपसे पूछे सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है, तो आप बोलिएगा सेल साइकिल नाम से पता चल रहा है कि एक सेल का साइकिल होता होगा और सेल डिवीजन होता होगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है। आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली एक्चुअली में होता क्या है। तो सेल साइकिल की बात करें तो ये एक क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर सेल डिवीजन।
तो सेल डिवाइड यानी कि ये जो दूसरा पोर्शन है सेल डिवीजन, और ये जो आज का पोर्शन है सेल साइकिल के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो ये सेल साइकिल क्या है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। किसके लिए? तो सेल डिवीजन के लिए। जैसे पहले क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा, इसमें सेल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में क्या देखने को मिलेगा, सेल का ग्रोथ होगा, सेल का ग्रोथ हुआ, देन उसके बाद क्या होगा, डीएनए डबल होगा, डीएनए डबल होने के बाद क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा। तो ये एक सीक्वेंस देखने को मिल रहा है कि सेल का ग्रोथ हो रहा है, देन बाद डीएनए डबल हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है। तो ये कैसे होता है, जैसे ये सेल है, ये क्या है, एक सेल है, ये पहले ग्रोथ होगा, इसके अंदर क्या होगा, पहले ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी कि ये इतना वो है, तो अब ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया। अब इसका क्या होगा, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, तो इसके डीएनए के अमाउंट को डबल कर देते हैं, यहाँ डीएनए डबल। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से ये डबल हो गया, सॉरी, डीएनए डबल हो गया। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन होगा। तो ये एक से क्या बनेगा, दो, दैट इज कॉल्ड, ओके। फिर ये अपने कंटिन्यू इस साइकिल को रन करेगा। तो आपको एक साइकिल बनता हुआ दिख रहा होगा कि ये एक सेल है, ये सेल पहले ग्रोथ किया, ग्रोथ करके ये बड़ा सा हुआ, बड़ा सा होने के बाद इसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, तो आपको डीएनए का अमाउंट डबल बना कर दिखा दिए। देन उसके बाद इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, तो सेल का डिवीजन भी करके दिखा दिए। तो ये सेल का डिवाइड, अब ये इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये परमानेंट हो जाए या इस कंटिन्यू, ये अब ये फिर से उसी साइकिल में चला जाए और फिर से ये ग्रो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहे। ओके, तो ये कुछ इसमें देखने को मिलता है। तो सेल साइकिल की फीचर्स की बात कर ले, फीचर्स ऑफ सेल साइकिल। तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, तो आपको बता दें कि ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में रन कर रहा है, ये इसका एक कोऑर्डिनेटेड वे है, एक सीक्वेंस है जो उसी सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहा है। जैसे पहले ग्रोथ दिखने को मिला, देन इसका डीएनए का अमाउंट डबल हुआ, फिर सेल डिवीजन को हुआ, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में ये अपने आप को क्या करता है, रन करता है। तो इससे जैसे कि ये इससे ग्रोथ, ये पहले ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद डीएनए का अमाउंट डबल किया, यहाँ पे आपको बता दिए, ये सेल डिवीजन किया, और फिर जो है अपने आप जब ये नया सेल इससे ये बना, फिर अब क्या करेगा ये, और अगले बार मल्टीप्लाई करेगा। ओके, समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरह से ये इसका क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये किसके अंदर होता है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपका स्किन सेल है तो ये कंटिन्यू डिवाइड करता है, आपका लीवर सेल हो गया तो वो ओकेजनली वो जब स्टूमुलेट उसके अंदर होता है तब देन उसके बाद वो डिवाइड करता है। तो ये एक उस जीन को वो कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपके स्किन सेल है तो ये कंटिन्यूस डिवाइड कर रहा है, तो ये एक अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। सेल साइकिल जो है ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, सेल का ये जो ग्रोथ हो रहा है एक्चुअली में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। ओके, देन ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है, जो कि ये क्या है, ये कंटिन्यूसली चलता है। ये क्या चलता है, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली ये कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिलता है इस दौरान। ओके, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए सिंथेसिस हो रहा है वो एक फिक्स स्टेज, फिक्स फेज में होता है, इसका टाइम फिक्स है। तो उसको क्या लिखेंगे, बट डीएनए डबल इन फिक्स स्टेज, फिक्स फेज, इसका टाइम क्या है, फिक्स है। ओके, तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एक्चुअली होता क्या है। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन दो पोर्शन में डिवाइड है। पहले हम लोग सेल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम लोग सेल डिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक साइकिल को देख रहे हैं कि सेल का एक साइकिल है। जैसे कि सेल है, ये सेल का कोर क्या हो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है, देन उसका सेल क्या कर रहा है, अमाउंट, डीएनए के अमाउंट को डबल कर रहा है, और ये फर्दर डिवाइड कर जा रहा है।
तो ये फिर उस प्रोसेस को ये सेल अब उसी प्रोसेस को फिर दोहराएगा। तो इससे क्या हो रहा है, डीएनए इससे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए ये एक इवेंट्स है, जैसे कि इसका इस इवेंट्स में क्या हो रहा है, इस इवेंट्स का क्या क्या सीक्वेंस है। तो पहले सेल ग्रोथ हो रहा है, फिर डीएनए अमाउंट का डबल हो रहा है, फिर सेल डिवाइड कर रहा है। तो इसका फीचर क्या है, सेल साइकिल का ये जो फीचर है, इसका फीचर की बात करें तो ये कोऑर्डिनेटेड वे में रन कर रहा है, आपको बता दिए। अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होता है। सेल ग्रोथ जो हो रहा है ये एक साइटोप्लाज्मिक का इंक्रीजमेंट है, ये साइटोप्लाज्मिक एक्चुअली में साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। तो ये सेल ग्रोथ नथिंग बट साइटोप्लाज्मिक का इंक्रीज, ये कंटिन्यूसली होता है, ये कंटिन्यूसली रन कर रहा है। लेकिन बट डीएनए का जो अमाउंट डबल हो रहा है यहाँ पे, ये एक फिक्स फेज में हो रहा है, इसका टाइम क्या है, फिक्स है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको रेज करते हैं और अब हम लोग बात करते हैं फेजेज ऑफ सेल साइकिल के बारे में। ओके तो फेजेज ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो जब ये सेल डिवाइड होगा तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुंह उठा के आएगा और चलो आज डिवाइड करना है, ये डिवाइड हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल जब डिवाइड होना होगा तो ये पहले इसके अंदर कुछ प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेशन क्या, तो ये ग्रोथ करेगा, देन उसका डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, देन उसके बाद ये क्या करेगा, डिवीजन शो करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, डिवीजन शो करेगा। तो ये क्या करता है, प्रिपरेशन करता है खुद को पहले, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। ये इसको पता है इस सेल को कि हमको डिवाइड करना है, तो इसको जब डिवाइड करना है तो ये मुंह उठा के नहीं आएगा कि चलो सेल डिवाइड करना है, सेल हमको खुद को डिवाइड करना है, अब डिवाइड हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये खुद को क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन करता है यानी कि इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रिपरेशन जो ये एक समय लिया, एक गैप लिया, जब ये डिवाइड होने में जो गैप लिया, एक समय लिया होगा ना, ये यहाँ से ये जब दो बना तो इसके बीच में एक गैप है, दैट गैप इज नथिंग बट इंटरफेज। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इंटरफेज करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या है, सेल डिवीजन का प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन होने के लिए एक प्रिपरेशन है। और यहाँ क्या हो रहा है, एक्चुअली में सेल डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो ये सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एम फेज। इसको क्या बोलेंगे, एम फेज, दैट इज कॉल्ड माइटोटिक फेज। इसको क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। ओके तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल साइकिल में, आपको अब तो पता चल गया होगा कि सेल साइकिल में दो क्या है, फेज है। तो फेजेज ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो फर्स्ट टू फेज, एक इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज माइटोटिक फेज, यानी कि आप इसको एम फेज बोलिए। ओके ये पता चल गया। अब आपको इसको बना के दिखाते हैं कि ये क्या है, एक आपको साइकिल बना के दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एम फेज हो रहा है, यानी कि सेल डिवाइड कर रहा है। तो ये है इसका सेल डिवीजन का समय। और ये यहाँ से यहाँ इस गैप को क्या बोल रहे हैं, इस गैप को बोल रहे हैं इन एम फेज, इस गैप को क्या बोल रहे हैं, एम फेज। और यहाँ से यहाँ जो ये समय ले रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इंटरफेज, इसको बोल रहे हैं इंटरफेज। तो आपको एक साइकिल बनता हुआ दिख रहा होगा कि एम फेज, यहाँ इंटरफेज स्टार्ट हुआ, यहाँ से इंटरफेज स्टार्ट हुआ, हुआ, यानी कि ये अपने आप को क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन को क्या बोले, एम फेज। तो एक्चुअली में सेल कहाँ डिवाइड कर रहा है, एम फेज में, यानी कि इस फेज में क्या कर रहा है, सेल खुद को डिवाइड कर रहा है। और यहाँ से यहाँ इस अवधि को क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहे हैं। ओके तो सेल डिवीजन कहाँ हो रहा है, एम फेज में। इसको लिखते हैं इस तरीके से, ये है आपका एम फेज, जो एक्चुअली में यहाँ क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन। और ये है आपका इंटरफेज, ये क्या है, ये पूरा इंटरफेज है। और ये था एम फेज। तो इंटरफेज में क्या हो रहा है, सेल खुद को प्रिपरेशन कर रहा है,
प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, जो इसका समय मोर देन 95% ये समय लेता है, मोर देन 95%, यानी कि टेक मोर देन 95% टाइम ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ओके, यानी कि आपको बता दें कि सेल, ह्यूमन सेल का जो डिवीजन होता है वो 24 आवर देखने को मिलता है, यानी कि 24 आवर के ड्यूरेशन में वो क्या कर रहा है, एक सेल डिवाइड कर रहा है। तो इंटरफेज और एम फेज को क्या बोल रहे हैं, इन ह्यूमन सेल इसको कितना लग रहा है, 24 आवर्स। 24 आवर्स में आप देखिए कि लगभग 1 आवर किसमें लग रहा है, एम फेज में, और बाकी का 23 आवर किसमें लग रहा है, इंटरफेज में। तो सबसे ज्यादा समय कहाँ लग रहा है, इंटरफेज में, यानी कि इस फेज में। यानी कि आपको बता दें कि प्रिपरेशन का जो समय होता है, सेल का जो प्रिपरेशन का जो समय होता है वो लंबा समय ये लेता है, टेक मोर देन 95% समय लेता है। और इन ह्यूमन सेल जो सेल डिवाइड करता है, डिवाइड इन 24 आवर्स। इन ह्यूमन सेल सेल डिवाइड, इन ह्यूमन सेल यहाँ लिख देते हैं डिवाइड सेल 24 आवर्स। दूसरी तरफ आपको ईस्ट के बारे में बता दें तो ईस्ट में कितना समय लगता है सेल को डिवाइड होने में, ओनली 90 मिनट्स। इसमें 90 मिनट्स समय लगता है, यानी कि 1 आवर 30 मिनट। इसका मतलब ये हुआ 1 आवर 30 मिनट इसको लगता है सेल को डिवाइड करने में। ओके, तो ये इंटरफेज में क्या हो रहा है, इंटरफेज में सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का पहले ग्रोथ हो रहा है, प्लस इसमें क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। ओके, तो ये क्या है, सेल साइकिल। हम लोग सेल साइकिल के बारे में बताते हैं आपको। तो सेल साइकिल क्या है, तो सेल साइकिल एग्जैक्टली में पहले प्रिपरेशन होता है प्लस सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन कहाँ होगा, तो ये होगा एम फेज में। तो ये एम फेज आपको कल इसके बारे में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है ये इंटरफेज के बारे में, अब आगे ये बढ़ेगा। ओके, तो अब हम लोग जो बात करेंगे इंटरफेज के बारे में बात करेंगे। तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि सेल साइकिल, जैसे ये सेल है तो सेल पहले प्रिपरेशन करता है सेल डिवीजन के लिए, तो उस समय को क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज। ओके, जब एक समय लेगा ना, एक समय जो लेता है उस, ऐसा कोई कुछ फेज नाम का, फेज जैसा कुछ होता नहीं सेल के पास, ये नहीं है। सेल बस समय ले रहा है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कि ये जिस समय प्रिपरेशन मतलब सेल डिवीजन के लिए खुद को जो समय ले रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहा है। देन उसके बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, जिसको हम लोग क्या बोले, एम फेज बोले। तो यही 2 फेज होता है, देखने को मिलता है, इंटरफेज और एम फेज। फर्दर इंटरफेज 3 कैटेगरी में डिवाइड है, G1, S और G2। इसके बारे में आपको बताते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये क्या था, इंटरफेज जो प्रिपरेशन है डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए जो खुद को ये प्रिपेयर कर रहा है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप जो है नीट का एग्जाम देने मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप नीट का एग्जाम देने जाइएगा। तो नीट का जो ड्यूरेशन होता है वो मात्र 3 आवर्स का होता है। आप 3 घंटे का ये पेपर होता है, और तो आप ये 3 घंटे के लिए आप अपना कितना घंटा दे रहे हैं, यानी कि आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उस एग्जाम को देने के लिए। तो कुछ उसी प्रकार ये खुद को ये प्रिपेयर कर रहा है सेल डिवीजन करने के लिए। मात्र ये 1 घंटा का ये सेल डिवीजन इसका ये ड्यूरेशन है, लेकिन ये खुद को कितना समय लगा रहा है, लगभग 95% समय, 95% से ज़्यादा दे रहा है। तो कुछ उसी प्रकार आप 3 घंटे का पेपर जो है कितने समय में देते हैं, आप उसके लिए कितना प्रिपेयर करते हैं, तो आप कितना घंटों दिन रात मेहनत करके देन उसके बाद आप उस 3 घंटे के लिए प्रिपेयर होते हैं। ओके, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि देखें कि एक ह्यूमन सेल लिए, ह्यूमन सेल लिए, इसका डिवीजन देखने को मिला जो 24 आवर्स का था। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म में फिक्स है, यानी कि ये 24 आवर्स फिक्स, ये ड्यूरेशन सेल साइकिल का जो डिवीजन मतलब सेल डिवीजन का जो ड्यूरेशन है, या फिक्स फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, यस और नो। तो इसका आंसर है नो।
जैसे कि आपको एग्जांपल दिए, ईस्ट का कितना देर में हो रहा था, जैसे आपको एग्जांपल दिए ईस्ट का कितना देर में हो रहा था सेल डिवीजन, 90 मिनट में। इसका सेल साइकिल कितने देर का होता है, 90 मिनट का। लेकिन एक ह्यूमन सेल की बात करें तो ये 24 आवर का था। तो ये अप्रोक्सीमेटली है, क्या है, अप्रोक्सीमेटली। ओके, अब दूसरा पॉइंट आपसे एक और क्वेश्चन है, क्या ये फिक्स है, फिक्स फॉर वन सेल टाइप टू अदर सेल टाइप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप खुद, आपके खुद के अंदर में जो एक दूसरे से एक सेल दूसरा एक सेल लिए, फिर दूसरा सेल लिए। ओके, तो ये सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप खुद के ऊपर देखिए, आप सेम ऑर्गेनिज्म है, आपका एक अलग सेल लिए, एक दूसरा सेल लिए, एक स्किन सेल लिए और एक मान लीजिए लीवर सेल लिए या कोई भी सेल लिए। तो क्या ये इसका ड्यूरेशन सेम होगा, नहीं, इसका ये भी समय फिक्स नहीं है। इसका भी समय स्किन सेल और लीवर सेल या कोई भी सेल ले रहा है तो उसका क्या हो रहा है, समय अलग देखने को मिलता है। तो ये भी फिक्स नहीं होता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल साइकिल में हम लोग क्या क्या देखे थे। तो अभी तक हम लोग देखे कि सेल साइकिल जो है इसमें दो फेज है। सेल साइकिल में दो फेज है देखने को मिला। फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज एम फेज। तो इंटरफेज क्या है, इंटरफेज क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या चीज कर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो रिप्रेजेंट ये कर रहा है दो एम फेज के बीच के फेज, मतलब कि इसके फेज के क्या बोल रहा है, इंटरफेज बोल रहा है। तो रिप्रेजेंट बिटवीन टू, या ऐसा लिखे, दिस फेज रिप्रेजेंट बिटवीन टू एम फेज। यानी कि क्या है कि ये एक एम फेज है, ये आपका इंटरफेज है, और देन फिर एम फेज स्टार्ट हो रहा है। ओके, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप नीट का एग्जाम दे के आए, आपका नीट का एग्जाम किसी कारणवश अच्छा नहीं गया, तो आप फिर से उसी फेज में प्रिपेयर होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रिपरेशन है। तो इंटरफेज किसको दर्शाता है, इंटरफेज प्रिपरेशन को दर्शा रहा है। तो ये आप एग्जाम दे के आए और एग्जाम किसी कारणवश अच्छा नहीं गया, तो ये इंटरफेज जो है, फिर आप इंटरफेज में लग जाइएगा प्रिपरेशन के लिए, और फिर नेक्स्ट नीट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरफेज क्या है, तो ये एक फेज है किसके बीच में, तो एक एम फेज ये और एक एम फेज ये, यानी कि आप नीट 2025 और नीट 2026 के बीच के फेज को क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार ये एम माइटोटिक फेज और ये एक माइटोटिक फेज, यानी कि दो माइटोटिक फेज के बीच के फेज को क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहे हैं। ओके, समझ में आया। हाँ, तो कुछ इसी प्रकार आप इसको रिलेट कीजिए और इसको समझिए। तो ये एम फेज था और ये क्या था, इंटरफेज, और ये क्या है, एम फेज। तो ये क्या था, इंटरफेज, द फेज बिटवीन टू, द फेज रिप्रेजेंट बिटवीन टू एम फेज, यानी कि एम फेज के बीच का जो फेज है उसको क्या बोल रहा है, इंटरफेज बोल रहा है। ओके, इंटरफेज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इंटरफेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज। इसको रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं। क्यों, तो बिकॉज इसमें सिर्फ सेल का ग्रोथ हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, एक्चुअली में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इस फेज में किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज, नो सेल डिवीजन। एम फेज की बात करें तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट बिटवीन टू, रिप्रेजेंट बिटवीन टू इंटरफेज। तो ये एम फेज क्या है, दो इंटरफेज के बीच के फेज को क्या बोल रहे हैं, एम फेज बोल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ सेल डिवाइड होता है। तो एक्चुअली में यहाँ सेल डिवाइड होता है, एक्चुअली सेल डिवीजन अकर इन एम फेज। ओके, तो एम फेज में क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। ओके, तो ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, तो स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और इंड किसके साथ हो रहा है, तो इंड्स विथ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, यह है कैरियोकाइनेसिस। आई होप आपको दिख रहा होगा। और ये किसके साथ इंड हो रहा है, एम फेज, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के साथ ये क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। ओके, तो इंटरफेज क्या है, इंटरफेज है टाइम विच सेल टेक टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। तो इसमें सेल डिवीजन के लिए जो समय ले रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोल रहे हैं। इंटरफेज जो है दो एम फेज के बीच वाले फेज को क्या बोल रहे हैं, इंटरफेज बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये क्या प्रिपरेशन इसका कैसे होता है, तो इसमें सेल ग्रोथ होता है, प्लस इसमें डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ये एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में ये होता है। ओके, तो इंटरफेज को इसके आधार पर तीन फेज में डिवाइड करते हैं। पहला, जो जैसे कि यहाँ से एम फेज, ये माइटोटिक सेल का डिवीजन हो गया और इंटरफेज में गया सेल, और ये दूसरा सेल यहाँ से स्टार्ट हुआ इंटरफेज से, तो जब वो एस फेज, एक एस फेज जहाँ से जब वो इसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो उसको बोलते हैं एस फेज। ओके, और एक G1 और एक G2 होता है। तो G1 क्या है, गैप 1 है, और G2 क्या है, तो गैप 2 है। तो ये गैप 1 और गैप 2 क्या है, आपको बता दें कि गैप 1 और गैप 2 क्या है। जैसे कि आप समझिए कि जब सेल डिवाइड किया, सेल डिवाइड करने के बाद वो जब इंटरफेज में इंटर करेगा, तो इंटरफेज में इंटर करने के बाद वो एक एक समझिए कि एक रेफरेंस पॉइंट है एस फेज। तो एस फेज जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, और जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट होने से लेकर और रेप्लिकेट होने तक जो एक गैप आपको दिख रहा है, उस गैप का क्या नाम दिया गया है, G1, यानी कि ये पहला गैप है। देन उसके बाद जो एस फेज हो गया, यानी कि एस फेज में आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए के रेप्लिकेशन से लेके जो गैप सेल डिवीजन यानी कि एम फेज तक लगता है, एम फेज तक कहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गैप 2, इसको G2 के नाम से जानते हैं। आपको G1 G2 आपको डिटेल में भी बताएंगे, पहले आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े हैं सेल साइकिल। तो अभी तक सेल साइकिल में देखे कि सेल साइकिल में एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। इंटरफेज फर्दर डिवाइड होता है G1 S और G2, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आपको जो ये बताए थे ये क्या था, एम फेज, और ये फर्दर ये इंटरफेज तीन फेज में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको डिवाइड कर दिए, फर्स्ट वन इज G1, देन S, देन G2। तो इस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का डिवीजन हो रहा है। तो डीएनए के डिवीजन से लेकर और डीएनए के रेप्लिकेशन के बीच के डिस्टेंस को क्या, गैप को क्या बोल रहे हैं, G1। और G2 की बात करें तो डीएनए के रेप्लिकेशन से लेकर और एम फेज तक के बीच को गैप को क्या बोल रहे हैं, G2। ओके, तो ये फेज क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट बिटवीन टू एम फेज। इंटरफेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज, इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं होता है। टाइम विच सेल टेक टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, तो ये सिर्फ क्या चीज को दर्शा रहा है, ये समय ले रहा है खुद को प्रिपेयर करने के लिए, सेल डिवीजन को प्रिपेयर, सेल डिवाइड करने के लिए खुद को क्या कर रहा है, ये प्रिपेयर कर रहा है। तो सेल ग्रोथ, इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो और ये कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, एक ऑर्डरली मैनर में फॉलो करता है, G1 देन उसका S देन उसका G2। तो एक ये ऑर्डर में होता है। एम फेज की बात करें तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिटवीन टू इंटरफेज, ये दो इंटरफेज के, जैसे एक इंटरफेज ये हो गया और एक एम, देन उसका इंटरफेज। तो इंटरफेज स्टार्ट हुआ, गया गया गया, फिर एम, फिर इंटरफेज। तो ये दो इंटरफेज के बीच के को क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। ये एक्चुअली में यहाँ क्या हो रहा है, सेल डिवीजन देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग एम फेज या माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं। स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन, ये कैसे स्टार्ट हुआ है, तो न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और इंड्स विद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। और ये कैसे इंड्स होता है, तो साइटोकाइनेसिस डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अब सेल साइकिल जो है दो फेज होता है, एक इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज फर्दर डिवाइड है तीन फेज में, एक G1, एक S और एक G2। ओके,
तो आपको एक बार फिगर अच्छे तरीके से बता देते हैं बना के। तो ये है आपका सेल साइकिल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सेल साइकिल नाम क्यों है। जब तक आप एक साइकिल नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आपको हम एक साइकिल भी बना के दिखा दिए। और ये एक साइकिल में क्या है, तो एक साइकिल में एक एम फेज है और ये है इंटरफेज। तो इंटरफेज फर्दर 3 फेज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज G1, जिसको हम लोग G1 बोलते हैं, सेकेंड वन इज S और थर्ड वन इज G2। तो ये क्या है, ये है इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या आ रहा है, G1, G1 के बाद S। ये इस सीक्वेंस में फॉलो करता है, आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ पहले आप S लिख दिए फिर G2 लिख दिए फिर G1 लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको इसको एक ऑर्डर में लिखना होगा। इंटरफेज पहले G1 देन S देन G2। तो ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है। ओके, और ये क्या है, एम फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज। ओके, यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ समझ में आया। अब हम लोग अब जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ये जीवन है। हाँ जीवन है। क्या ये एम के बाद स्टार्ट हो रहा है? हाँ एम के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज। क्या इसको ये दूसरा नाम से जान सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज। समझ में आया? पोस्ट माइटोटिक फेज का मतलब क्या हुआ कि ये एम फेज के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोल दिए, पोस्ट माइटोटिक फेज। जीवन का दूसरा नाम पोस्ट माइटोटिक फेज। ओके, देन क्या ये जीवन है? हाँ जीवन है। इसके बाद एस फेज है? हाँ एस फेज है। तो ये एस फेज से पहले जीवन आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, एस फेज से पहले आ रहा है तो इसको बोलेंगे प्री एस फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। तो ये क्या हो गया, प्री सिंथेटिक फेज। ओके, या आप इसको प्री सिंथेटिक फेज है, यानी कि सिंथेटिक, इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो आप इसको प्री रेप्लिकेशन फेज भी बोल सकते हैं। यहाँ बात समझ में आया? हाँ गुरुजी समझ में आया। अब बात करते हैं, ये एस फेज है, तो एस फेज को किस नाम से जानते हैं, सिंथेटिक फेज के नाम से, सिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं। ओके, अब ये है G2। अब ये क्या है, G2 क्या एस फेज के बाद स्टार्ट हो रहा है? हाँ स्टार्ट हो रहा है। तो एस फेज के बाद स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट। और एस है तो सिंथेटिक, तो इसका नाम क्या हो गया, पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज। ओके, ये एम फेज है और ये G2 फेज है। तो ये क्या एम फेज से पहले G2 हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्री माइटोटिक फेज। हाँ या ना, समझ में आया? तो ये है G2। तो आप समझ लीजिए G2 क्या चीज़ है, नथिंग बट गैप 2। इसको बोलते हैं गैप 2। और G1 क्या है, तो गैप 1 है। तो ये गैप 1 और गैप 2 किस नाम के आधार पर, किस बेसिस पे इसका जो है गैप 1 इसका नामकरण इसका किया गया और इसका नामकरण G2 यानी गैप 2 रखा गया। तो इसका नाम G2 G1 करने का मतलब ये है कि आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए कि ये एक माइटोटिक फेज है। देन उसके बाद जो सिंथेटिक फेज, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था तो उसमें कुछ समय लग रहा था, इसमें एक गैप देखने को मिला। तो पहला गैप देखने को मिला कि माइटोटिक फेज से लेकर और इंटरफेज के बीच में, इंटरफेज सिंथेटिक फेज के बीच में, एस फेज के बीच में जो गैप देखने को मिला, पहला गैप था, इसको गैप 1 के नाम से जानते हैं, G1। और ये एस फेज और एम फेज, जब ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ और एम फेज जब सेल डिवाइड किया, तो इसके बीच में दूसरा गैप देखने को मिला। ये कुछ समय लिया, हाँ लिया। तो इस समय को क्या बोले, गैप 2 बोले। ओके, बात समझ में आया? तो हाँ इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या देखें, इंटरफेज 3 फेज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज G1, सेकेंड वन इज S, थर्ड वन इज G2। ओके, तो एक रेफरेंस पॉइंट बीच वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये एस फेज से। एस फेज ये है, तो एस फेज को क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज। ये क्या है, सिंथेटिक फेज। तो इसमें क्या हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें क्या हो रहा है, इस फेज में डीएनए का अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये डबल हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डीएनए, इसको लिख देते हैं, इज डबल। यहां तक क्लियर? हाँ। देन उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है, सिंथेसिस हिस्टोन प्रोटीन, सिंथेसिस हिस्टोन प्रोटीन। और कुछ डुप्लीकेशन देखने को मिलता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल
एंड सेंट्रोजोम। समझ में आया? अब जीवन, जीवन को क्या बोल रहे थे हम लोग? जीवन ये है, तो जीवन को पोस्ट माइटोटिक फेज बोल रहे थे। तो चलिए इसको लिखते हैं, पहले लिख देते हैं कि जीवन क्या है। तो ये गैप है किसके बीच में? तो गैप बिटवीन एम एंड एस। अब तो एम और एस लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, एम नथिंग बट माइटोटिक फेज और एस इज नथिंग बट सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, इसलिए पहले आपको एस फेज बता दिए, ये एक रेफरेंस है। देन उसके बाद जीवन की बात करें तो जीवन को क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज। तो आप इसको लिखिए, ये क्या है? पोस्ट माइटोटिक फेज। इसको प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। तो प्री सिंथेटिक फेज और प्री रेप्लिकेशन फेज, प्री रेप्लिकेशन फेज। G2 की बात करें तो ये क्या है? गैप टू। गैप टू क्या है? तो ये गैप बिटवीन किसके बीच में? S एंड M। गैप बिटवीन S एंड M। ओके, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। ये क्या है? पोस्ट सिंथेटिक फेज। देन उसके बाद प्री माइटोटिक फेज, इसका दूसरा नाम प्री माइटोटिक फेज। इसके अंदर क्या होता है? इसमें ट्यूबलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्यूबलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, इसमें जीवन में क्या देखने को मिलता है? तो जीवन में ग्रोथ होता है, ग्रोथ अकर। तो ये जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ प्रेजेंट होता है। ओके, तो ग्रोथ जो होगा तो इसके वजह से ये क्या होगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। ये मेटाबॉलिकली क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। इसमें क्या होगा? तो इसमें इंजाइम प्रेजेंट होगा, इंजाइम प्रेजेंट। ये ग्रोथ होगा तो इसके अंदर क्या? ग्रोथ ऐसे ही नहीं होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो कुछ प्रोटीन होगा तभी तो ये ग्रोथ होगा। तो कुछ प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसके अंदर डुप्लीकेशन होता है, किसका? डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसका डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ ऑर्गेनेल्स लिखे हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, तो आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े। तो ये आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटरफेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। एम फेज में आपको, एम फेज नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। एम फेज में भी फर्दर प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज और टीलो फेज होता है, तो उसको आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी बताएंगे तो आपका दिमाग हैंग कर जाएगा। तो आप समझिए कि इंटरफेज कितने फेज में डिवाइड है? 3 में, G1, S और G2। S क्या है? तो एक रिफरेंस है S, और इसके रेफरेंस के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है? G1। यानी कि M के बाद क्या आ रहा है? G1। तो ये पोस्ट माइटोटिक फेज बोले, इसको क्या बोले? प्री सिंथेटिक फेज। और ये क्या है? पहला गैप है। एस क्या है? सिंथेटिक फेज, जिसमें क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। तो ये सब, और इसमें और क्या होता है? इसमें आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये सब किस में हो रहा है? एस फेज में हो रहा है, इस वाले फेज में हो रहा है। G2 की बात करें तो ये दूसरा गैप है। यानी कि एस से लेकर और एम, जब सेल डीएनए रेप्लिकेट करेगा और जब सेल डिवाइड करेगा तो उसके बीच में एक गैप देखने को मिला। उस गैप को नाम रखना था, कुछ तो नाम रखा जाए। इसको कुछ नहीं, उठा के गैप 2 बोल दिए। तो गैप 2 इज नथिंग बट G2। G2 क्या होता है? तो पोस्ट सिंथेटिक फेज, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होकर पोस्ट सिंथेटिक फेज, और माइटोसिस से पहले हो रहा है तो प्री माइटोटिक फेज। वही चीज आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको रीड कीजिए और समझिए और इसको नोट कीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, यहाँ तक लिख लीजिए। तो अब इसको इरेज करते हैं और आपको जीवन थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। ओके, एक्चुअली में जीवन में क्या हो रहा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए, जब सेल जीवन में इंटर करेगा, तो जब जीवन में आ गया तो इसके पास 3 रास्ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पाथ। फर्स्ट पाथ ये है, क्या ये सेल डिवाइड करने के लिए जाएगा? क्या इंटर सेल डिवीजन? क्या ये इस फेज में जाएगा? यानी कि जीवन में है तो क्या ये इस फेज में जाएगा? तो क्या ये एस फेज में इंटर करेगा? तो इंटर एस फेज। अगर ये एस फेज में इंटर करता है जीवन, जीवन के बाद एस फेज में इंटर करता है, तो वो सेल क्या करेगा? सेल विल डिवाइड। देन वो सेल क्या होगा? डिवाइड होगा। ओके, दूसरा रास्ता, क्या ये परमानेंट हो जाएगा?
क्या ये परमानेंट हो जाएगा? तो कुछ सेल ऐसा होता है जो परमानेंट हो जाते हैं। ओके, क्या ये एग्जिट कर देगा? थर्ड वन इज, क्या ये एग्जिट G1 फेज, क्या ये G1 फेज को छोड़ देगा, एग्जिट कर देगा? तो हाँ, G1 को एग्जिट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? क्वेस्केंट फेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? G0। ओके, तो ये क्या है? क्वेस्केंट फेज। तो G1, जब G1 फेज में आएगा तो उसके पास ऑप्शन है, तीन रास्ते हैं। क्या वो S फेज में जाएगा? S फेज में जाएगा तो सेल डिवाइड करेगा। क्या है वो परमानेंट हो जाएगा हमेशा के लिए? तो वो जब परमानेंट हो जाएगा तो नॉट सेल डिवाइड, देन ये सेल डिवाइड नहीं होगा इसके अंदर, नॉट सेल डिवाइड। ओके, देन उसका थर्ड पाथ है, क्या वो G1 फेज को छोड़ देगा और वो क्वेस्केंट फेज यानी कि शांत हो जाएगा, वो शांत से बैठा रहेगा। क्या ये हमेशा के लिए परमानेंट हो गया है? नॉट परमानेंट, ये हमेशा के लिए परमानेंट नहीं हुआ है। अगर परमानेंट हमेशा के लिए हो जाता तो दूसरे पाथ में नहीं रख देते, नहीं रखते, नहीं रखे, इसलिए तो थर्ड पाथ इसलिए बनाया है। क्या ये हमेशा के लिए डिवाइड करता है? नॉट डिवाइड, ये बस दूर से बैठा दिखता रहता है, शांत है, क्वेस्केंट स्टेज में है, और ये ना ही परमानेंट है, ना ही डिवाइड करता है। और ये कब डिवाइड करता है? तो ये डिवाइड करता है ऑर्गेनिज्म के शरीर के, उसके शरीर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो जब उसके बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से ये सेल डिवाइड करेगा। ओके, और ये क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। ओके, और ये डिवाइड करेगा, डिवाइड देन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको क्या नाम दिए? इसको नाम दिए क्वेस्केंट स्टेज या क्वेस्केंट फेज, जिसको बोलते हैं नॉट परमानेंट, नॉट डिवाइड, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ओके, अब इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लिए, इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। बस थोड़ा सा और बचा, उसके बाद आपको छुट्टी कर देंगे। ओके, तो आपको बता दें कि एस फेज में क्या हो रहा है, ये डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो एस फेज में क्या होगा, ये डबल स्टैंड खुल के सिंगल सिंगल में बट जाएगा, हो गया, ये कुछ ऐसा होता है एस फेज में। और यहाँ पे एक नया डीएनए इसके ऊपर बनेगा, इसका कॉपी बनेगा, तो ये नया स्टैंड बना, इसके ऊपर भी नया स्टैंड बनेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में अमाउंट डबल हो रहा है, तो डीएनए अमाउंट डबल हो गया, डीएनए अमाउंट डबल हो गया। ओके, तो इसको एक डिनोट करने के लिए आपको एनसीईआरटी लिखता है कि ये इस समय, यानी कि ये 2C है, इसका डीएनए का अमाउंट कितना है? 2C है। जब वो एस फेज में इंटर किया, यानी कि G1 में क्या है, जब डीएनए का अमाउंट 2C है। ओके, जब वो एस फेज में इंटर किया, जब ये सिंथेटिक फेज में इंटर किया, तो ये डबल हो गया, डीएनए अमाउंट डबल हो गया, तो 2C से ये कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 4C हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पर एस फेज में क्या हो गया? 4C हो गया। और ये एस फेज के बाद क्या है? G2, इसमें भी डीएनए का अमाउंट कितना देखने को मिलता है? 4C। तो ये क्वेश्चन आता है कि G1 में डीएनए का अमाउंट कितना होता है, 2C या 4C? तो ये 2C है, एस फेज में 4C, और G2 फेज में भी 4C। तो आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे दिख दिया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, क्या इसके डीएनए अमाउंट डबल हुआ है तो क्या इसका क्रोमोसोम का नंबर भी संख्या डबल हुआ है? नहीं, क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है? बट क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, यहाँ पे लिख देते हैं, बट क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट। ओके, जैसे ये G1 है, ये G2 है, G1 से G2 के बीच में क्या हुआ है? G1 से G2 के बीच में डबल क्या चीज हुआ है? डबल हुआ है डीएनए, हुआ है। आप देखिए यहाँ पर अमाउंट 2C था और यहाँ G2 में 4C हो गया, हो गया। तो आप इसको गौर कीजिए, डी से याद रखिए, डी से डबल, डबल क्या हुआ है? तो डीएनए, समझ में आया। अब बात करते हैं G1 से G2, कॉमन क्या है? कॉमन है क्रोमोसोम। तो कॉमन क्या होता है? क्रोमोसोम का संख्या, नंबर, क्रोमोसोम नंबर कॉमन है, यानी कि सी से कॉमन, सी से क्रोमोसोम। तो ये होता है इसका डिफरेंस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n, तो यहाँ भी क्या होगा? 2n, और G2 में भी क्या होगा? 2n। तो 2n क्या है? नथिंग बट क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर। ओके, और यहाँ पे 2n क्या है? क्रोमोसोम नंबर, 2n क्या है? क्रोमोसोम नंबर। 4C क्या है? डीएनए अमाउंट, 4C क्या है? डीएनए अमाउंट, 2C क्या है? डीएनए अमाउंट को डिनोट करने के लिए 2C लिखते हैं। ओके,
तो आपको यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये था माइटोटिक फेज, ये था G1 फेज। G1 फेज में डीएनए का अमाउंट कितना है 2C। ये आप मान लीजिए कि G1 का है। जब वो एस फेज में गया तो इसका अमाउंट कितना हो गया, डबल हो गया, तो ये 4C। इसमें G2 में भी क्या होगा, डबल 4C, लेकिन क्रोमोसोम नंबर का क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ 2C, यहाँ 2C, यहाँ 2C, वही चीज लिखे हैं कि ये G1 में जब है और G2 में जब है, जब G1 से G2 में जाता है तो डबल क्या होता है, डीएनए, कॉमन क्या है तो क्रोमोसोम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में माइटोटिक फेज के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय, रिवीजन करके आइएगा। कल आपके लिए 5 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।